CEW 101 बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड मेजरमेंट की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपको यूनिट नंबर 5 लेसन नंबर 27 के विषय में बताएंगे, जिसका टॉपिक है लेड एसिड सेल की संरचना तथा कार्यविधि, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ लेड एसिड सेल। उद्देश्य, आज के टॉपिक के उद्देश्य हैं लेड एसिड सेल क्या होते हैं, इसके बारे में बताया जाएगा। लेड एसिड सेल तथा उनकी संरचना, कंस्ट्रक्शन के बारे में बताएंगे। कार्यविधि और उसमें होने वाले रासायनिक क्रियाएं, जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उसके बारे में बताएंगे। बैटरी की चार्जिंग की जांच करना, जब बैटरी चार्ज कंडीशन में है किस तरह से चेक करते हैं, इसके बारे में बताएंगे। द्वितीयक सेल, सेकेंडरी सेल्स, इस सेल को स्टोरेज सेल भी कहते हैं, क्योंकि जब इसे दिष्ट धारा ऊर्जा डीसी एनर्जी द्वारा चार्ज किया जाता है तो यह विद्युत ऊर्जा को अपने अंदर रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करके एकत्रित कर लेते हैं और इनकी प्लेटें चार्ज हो जाती हैं। यह चार्ज प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है और जब इनको विद्युत परिपथ में जोड़ते हैं तो यह परिपथ में डिस्चार्ज होते हुए धारा प्रवाहित कर देते हैं। इन सेलों के अंदर एक विद्युत अपघटक इलेक्ट्रोलाइट होता है, जिसके अंदर पॉजिटिव तथा नेगेटिव प्लेटें डूबी होती हैं। इन अपघटक इलेक्ट्रोलाइट के आधार पर हम सेलों को वर्गीकृत क्लासिफाइड करते हैं। जैसे अगर अपघटक एसिड है तो उसे एसिड सेल तथा क्षार एल्कलाइन है तो उसे एल्कलाइन सेल कहते हैं। अब आपको बताएंगे लेड एसिड सेल की संरचना, कंस्ट्रक्शन ऑफ लेड एसिड सेल। पहला है पार्ट्स ऑफ लेड एसिड सेल। तो लेड एसिड सेल के पार्ट्स के बारे में बताएंगे। इसमें पहला पार्ट है कंटेनर। तो कंटेनर क्या होता है? यह कठोर रबर या सेलुलाइड या ग्लास का बनाया जाता है, जिसमें बैटरी के सभी भाग जैसे प्लेटें, सेपरेटर्स और इलेक्ट्रोलाइट रखे जाते हैं। तो इस पार्ट को हम कहते हैं कंटेनर। इसके अंदर कई खाने चैम्बर्स होते हैं, जो कि सेलों की संख्या के बराबर होते हैं। कंटेनर के अंदर नीचे की तरफ मड स्पेस होता है, जिसमें यदि प्लेटों का लेड गिर जाए तो प्लेटें शॉर्ट ना हो सकें। तो नीचे स्पेस होता है जिसके अंदर की अगर मटेरियल गिरता है तो मटेरियल उसमें इकट्ठा जाता है और आपस में प्लेटें शॉर्ट नहीं होती। तो ये हमारा जो है कंटेनर है। देखिए यहाँ पर आपको लेड एसिड सेल का एक पार्ट्स दिखाए गए हैं। इसमें ये बॉडी जो है इसे कहते हैं कंटेनर, जिसके अंदर ये सारी प्लेट्स जो हैं रखी गई हैं। अब अगला पार्ट है प्लेट्स, प्लेटें। बैटरी में दो प्रकार की प्लेटें प्रयोग की जाती हैं, एक पॉजिटिव प्लेट, दूसरी नेगेटिव प्लेट। पॉजिटिव प्लेटों का पदार्थ लेड पेरोक्साइड PbO2 और नेगेटिव प्लेट का पदार्थ स्पॉन्जी लेड होता है। देखिए इस डायग्राम में आपको प्लेट्स दिखाई गई है। इसमें जो लेड पेरोक्साइड की प्लेट है ये डार्क ब्राउन कलर की है PbO2, और जो ग्रे कलर की प्लेट्स हैं वो स्पॉन्जी लेड है। और इन प्लेट्स को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का जो सॉल्यूशन है उसके अंदर रखा जाता है। अब देखिए यहाँ पर प्लेट्स दिखाई गई है, प्लेट्स आपस में जुड़ी हुई हैं और इन प्लेट्स के बीच में जो है वो सेपरेटर्स रखे गए हैं। तो ये प्लेट है एक्चुअली वो ग्रिड के फॉर्म में होती है। इसके ऊपर जो है ग्रिड बना होता है और इसके ऊपर जो मटेरियल है वो लेड पेरोक्साइड या स्पॉन्जी लेड वो पेस्ट कर दिया जाता है। तो ये हमारी एक लेड एसिड सेल का एक सेल है और इस सेल के अंदर जो है 2 वोल्ट का सेल है और इस सेल के अंदर ये सारी प्लेट्स रखी गई हैं। तो जितनी ज़्यादा प्लेट्स होंगी उतना ज़्यादा एरिया होगा
और उतने ज़्यादा उसकी कैपेसिटी होगी। देखिए यहाँ पर भी ये लेड एसिड सेट दिखाया है। जो डार्क ब्राउन चॉकलेट है वो हमारी पॉजिटिव प्लेट है और जो ग्रे कलर की है वो नेगेटिव प्लेट है और आपस में जुड़ी हुई हैं। प्लेटों को दो प्रकार से बनाया जाता है, प्लांटे टाइप और पेस्ट प्लेट टाइप। तो दो तरह के हैं, एक प्लांटे मेथड है और दूसरा जो है पेस्टेड टाइप मटेरियल है। पहला प्लांटे टाइप, इसमें दोनों प्लेटें शुद्ध लेड की बनाई जाती हैं जिनको कई बार सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 में डुबोकर चार्ज और डिस्चार्ज किया जाता है, जिससे पॉजिटिव प्लेट लेड पेरोक्साइड तथा नेगेटिव प्लेट स्पॉन्जी लेड की बन जाती है। इन प्लेटों की लाइफ ज़्यादा होती है, लेकिन इस प्रोसेस से प्लेटें काफ़ी देर में बनती हैं, इस वजह से ये प्रोसेस कम यूज़ होता है। अब दूसरा है पेस्टेड प्लेट टाइप। इसको पॉजिटिव तथा नेगेटिव प्लेट लेड एंटीमनी की जाली, लेड एंटीमनी ग्रिड वाली होती हैं, जिसमें एक्टिव मटेरियल का पेस्ट भर दिया जाता है। तो यहाँ पे जाली के फॉर्म में होती हैं और इस पे पेस्ट जो है वो भर दिया जाता है। पॉजिटिव प्लेट का एक्टिव मटेरियल लाल शीशा, रेड लेड Pb2O4 और गंधक का एसिड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 की गाढ़ी लई पेस्ट बनाकर जाली के ऊपर भर देते हैं। उसी तरह से नेगेटिव प्लेट के लिए जाली के ऊपर पीला शीशा तथा लिताज PbO तथा गंधक का एसिड की लई पेस्ट भर देते हैं। इसके बाद दोनों प्लेटों को चार्ज करने पर पॉजिटिव प्लेट लेड पेरोक्साइड तथा नेगेटिव प्लेट स्पॉन्जी लेड की बन जाती है। तो इस तरह से प्लेट्स जो है बनाई जाती हैं। जो लार्ज स्केल पे जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होता है वहाँ पेस्टेड टाइप की प्लेट्स ही बनाई जाती हैं। अब अगला है सेपरेटर्स। पॉजिटिव व नेगेटिव प्लेटों को आपस में मिलने से बचाने के लिए उनके बीच में छिद्रयुक्त पोरस रबर, लकड़ी, ग्लास, वुड या सेलुलाइट के बने सेपरेटर्स रखे जाते हैं। इनकी एक साइड चिकनी स्मूथ और दूसरी साइड नालीदार होती है, जिससे इलेक्ट्रोलाइट प्लेटों के संपर्क कांटेक्ट में बना रहे। तो पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट आपस में अगर टच कर जाएंगी तो डिस्चार्ज हो जाएंगी। तो इसके लिए पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट के बीच में सेपरेटर्स रखे जाते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देखिए, यहाँ पॉजिटिव प्लेट है और नेगेटिव प्लेट है, इसके बीच में जो है ये सेपरेटर्स रखे गए हैं जो कि माइक्रोपोरस सेपरेटर्स है, प्लास्टिक के हैं या वुड है या PVC है। तो ये मटेरियल्स के सेपरेटर्स हैं। यहाँ पे भी देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के बीच में ये सेपरेटर्स है। इसका एक साइड जो है स्मूथ है और दूसरी साइड जो है जालीदार है। इससे क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट जो है वो प्लेटों के कांटेक्ट में बना रहता है। अब अगला है प्लेट कनेक्टर। तो यह लेड के बने होते हैं। सभी प्लेटें इनके साथ सोल्डर की जाती हैं। प्लेट कनेक्टर को टर्मिनल्स भी कहते हैं। अब इस चित्र में देखिए, यहाँ पर कई सारी प्लेट्स हैं, पॉजिटिव प्लेट्स हैं, वो आपस में जुड़ी हुई हैं और ऊपर से ये लेड के कनेक्टर हैं जिस पर ये सारी प्लेट्स जुड़ी हुई हैं। और यहीं पर लास्ट में टर्मिनल पोस्ट होता है, जिसको टर्मिनल पोर्ट कहते हैं या पोस्ट कहते हैं। यहाँ से ही हम सारे कनेक्शंस एक्सटर्नल लेते हैं। तो ये जो है हमारा लेड के कनेक्टर्स हैं। उसी तरह से पॉजिटिव प्लेट में होते हैं, उसी तरह से नेगेटिव प्लेट में होते हैं। अब इस चित्र में देखिए, इसमें भी आपको टर्मिनल पोर्ट जो है अलग से दिखाई दिया है। इसमें उसने कहा है नेगेटिव पोल और पॉजिटिव पोल। तो टर्मिनल पोस्ट कहते हैं या पोल कहते हैं। तो इस तरह से कनेक्टर्स हमारे लगे हुए हैं। अगला है सेल कनेक्टर्स। तो जब हम कई सारे सेल्स को सीरीज में या पैरेलल में जोड़ते हैं
तो एक सेल को दूसरे सेल से जो कनेक्ट करते हैं उसको हम कनेक्टर कहते हैं। देखिए इस चित्र में ये सेल कनेक्टर है और ये सेल कनेक्टर एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ता है। तो सेल के जो टर्मिनल्स हैं, टर्मिनल पोर्ट, पोल, उनको जोड़ते हैं। देखिए इस डायग्राम के अंदर यहाँ पर ये सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो पॉजिटिव टर्मिनल है, इसका नेगेटिव टर्मिनल है। अब इस सेल का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ेगा, तो इसलिए हम यहाँ पर एक कनेक्टर लगाते हैं जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव को आपस में कनेक्ट कर रहा है। उसी तरह से ये नेगेटिव इस पॉजिटिव से, तो इस तरह से जो सेल बन रहा है, ये सेल जो है 1 2 3 4 5 6, ये 6 सेल्स हैं इसके अंदर और हर सेल जो है 2 वोल्ट का होता है। तो इस तरह से ये 12 वोल्ट की एक बैटरी बनी जिसके अंदर 6 सेल्स हैं। एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट करने के लिए हमें सेल कनेक्टर की ज़रूरत होती है। अब देखिए इस चित्र में जो अगला चित्र है इसमें भी सेल कनेक्टर्स दिखाए गए हैं और यहाँ पे दिखाया गया है, देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, इस तरह से ये 6 सेल्स हैं और ये 12 वोल्ट की बैटरी है। तो इस तरह से कनेक्टर्स के द्वारा हम एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि एक सेल और दूसरे सेल सब अलग अलग हैं। जो चैम्बर्स हैं वो अलग अलग चैम्बर्स हैं, इसलिए बाहर से हमें कनेक्शंस देने होते हैं। अब अगला है वेंट प्लग। यह सेल कवर के ऊपर लगा होता है। इसमें कई छिद्र होते हैं। जब बैटरी चार्ज की जाती है तो उस अवस्था में गैस को बाहर निकालने का रास्ता प्रदान करता है। तो जो गैसेस बनती हैं इसके अंदर से, तो वो वेंट प्लग के थ्रू बाहर निकल जाती हैं। अब देखिए इस डायग्राम के अंदर एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है और बीच में जो है वेंट प्लग है, जहाँ से हम बैटरी के अंदर जो गैसेस होती हैं उन गैसेस को बाहर निकालते हैं। तो इसके अंदर छेद बने होते हैं ताकि इस छेद से जो है गैसेस अपने आप बाहर निकल जाएं। देखिए यहाँ पे भी पार्ट्स दिखाए गए हैं बैटरी के। इसमें ऊपर जो है प्रेशर रिलीज वॉल्व है जो कि वेंट प्लग है, तो यहाँ से जो है गैसेस बाहर निकल जाती हैं। अब अगला है सेल कवर, सेल का ढक्कन। तो देखिए ये सेल का कवर है। तो इस तरह से इस कवर के बीच में जो पोर्ट है, ये पोर्ट में यहाँ पर ये वेंट प्लग है जहाँ पर आप गैसेस निकलती हैं। तो एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। तो एक सेल के कवर के ऊपर एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है और ये उसका ऊपर का ढक्कन है। तो इस तरह से सेल है। यह सेल को ऊपर से ढकने के काम में लाया जाता है, जो कि सख्त रबर का बना होता है। हार्ड ब्राउन रबर जो होता है उसका बनाया जाता है। अब अगला है इलेक्ट्रोलाइट। यह सल्फ्यूरिक एसिड और शुद्ध पानी का मिश्रण है जिसे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं। यह विद्युत अपघटन है तथा प्लेटों के बीच में करंट ले जाने का माध्यम है। अब अगला है सीलिंग कंपाउंड कि आपको क्या करना होगा, पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट जब उसके अंदर रख देंगे कंटेनर के अंदर और ऊपर से जो है हम कवर रख देंगे, तो कवर को आपको सील करना होगा ताकि इसके अंदर गंदगी ना जा सके। यह सेल कवर के बीच में खाली जगह को सील करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से ये सीलिंग कंपाउंड है। अब अगला आता है कार्यविधि, वर्किंग। ये सेल किस तरह से कार्य करता है अब इसके बारे में बताएंगे। जब हम बैटरी को चार्ज करते हैं या बैटरी को डिस्चार्ज करते हैं तो बैटरी के अंदर विभिन्न प्रकार के रासायनिक क्रियाएं होती हैं जिनको 2 भागों में बांटा जा सकता है, डिस्चार्जिंग व चार्जिंग। डिस्चार्जिंग के समय रासायनिक क्रियाएं, केमिकल रिएक्शंस ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। अब बताते हैं जब डिस्चार्ज होता है तो किस तरह की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। जब बैटरी को लोड के साथ जोड़ा जाता है तो उस समय बैटरी डिस्चार्ज होती है। सल्फ्यूरिक एसिड H2 और SO4 आयंस में बढ़ जाता है। H2 आयंस पॉजिटिव प्लेट और SO4 आयंस नेगेटिव प्लेट की ओर जाते हैं और दोनों प्लेटों पर निम्न क्रियाएं
होती हैं। देखिए, पहले पॉजिटिव प्लेट पर PbO2 प्लस H2SO4 प्लस H आयंस PbSO4 प्लस 2H2O। तो पॉजिटिव प्लेट के ऊपर लेड सल्फेट की एक लेयर जम जाती है PbSO4। उसी तरह से नेगेटिव प्लेट Pb प्लस SO4 इज इक्वल टू PbSO4, और तो ये प्लेट भी लेड सल्फेट से कवर हो जाती है। तो इस तरह से जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट लेड सल्फेट की बन जाती हैं। इस प्रकार डिस्चार्ज होने पर पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट लेड सल्फेट की बन जाती हैं, और इस क्रिया के दौरान सल्फ्यूरिक एसिड कम हो जाता है और इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी कम हो जाती है। तो अगर हम स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करें तो पता चल जाएगा कि सेल हमारा चार्ज कंडीशन में है कि डिस्चार्ज कंडीशन में। केमिकल रिएक्शंस ड्यूरिंग चार्जिंग। चार्ज करने के लिए जब करंट बैटरी से गुजारी जाती है उस समय रासायनिक क्रिया डिस्चार्ज के विपरीत होती है तथा SO4 आयंस पॉजिटिव प्लेट पर और H आयंस नेगेटिव प्लेट की तरफ जाते हैं, और ये रिएक्शंस होती हैं। पॉजिटिव प्लेट पर लेड सल्फेट प्लस SO4 प्लस 2H2O becomes PbO2 प्लस 2H2SO4, और नेगेटिव प्लेट पर PbSO4 प्लस H आयंस Pb और H2SO4। तो इस तरह से पॉजिटिव प्लेट लेड पेरोक्साइड की और नेगेटिव प्लेट स्पॉन्जी लेड की बनती हैं, और इस केमिकल रिएक्शन में सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। तो जब सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा तो स्पेसिफिक ग्रेविटी उसकी बढ़ जाएगी। अब देखिए, यहाँ पर जब हम बैटरी को चार्ज करते हैं तो चार्जिंग के दौरान सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, जिससे सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है और इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाती। तो इस तरह से केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं वो केमिकल रिएक्शंस में जब चार्जिंग करते हैं तब सल्फ्यूरिक एसिड बनता है तो इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा हो जाती है, और जब डिस्चार्ज करते हैं तो पानी ज़्यादा बनता है जिससे स्पेसिफिक ग्रेविटी कम हो जाती है। तो हम स्पेसिफिक ग्रेविटी को चेक करके ये देख सकते हैं कि सेल हमारा चार्ज कंडीशन में है कि नहीं है। अगर सेल हमारा चार्ज कंडीशन में है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा होगी, और अगर डिस्चार्ज कंडीशन में है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कम हो जाएगी। अब आगे है सारांश, समिंग अप। तो आपने इस अध्याय में एसिड सेल की संरचना, रासायनिक क्रियाएं और कार्यविधि के बारे में जानकारी ली, और ये देखा कि जब बैटरी चार्ज कंडीशन में होती है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा होती है, और जब डिस्चार्ज होती है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कम हो जाती है। अब इसके बाद है क्लास असाइनमेंट, कक्षा कार्य। कार्यशाला में प्रयोग में आने वाली लेड एसिड सेल की बनावट के बारे में अध्ययन कीजिए। तो अब आप लैब में जाके ये देखेंगे कि किस तरह की आपकी जो लेड एसिड सेल है उसका कंस्ट्रक्शन कैसा है, किस तरह से उसके प्लेट्स हैं। अगर खुला हुआ है तो आप उसके पार्ट्स देख सकते हैं, वरना बाहर से आप उनके कनेक्टर्स, इलेक्ट्रोलाइट और चार्जिंग करते समय, डिस्चार्जिंग करते समय किस तरह से प्रोसेस यूज़ करते हैं वो भी आप देख सकते हैं। अब इसके बाद आता है एक्सपेरिमेंट CEW 105 प्रैक्टिकल नंबर 27। तो आज आपको एक्सपेरिमेंट 27 करना है। दिए गए वोल्ट मीटर को स्टैंडर्ड वोल्ट मीटर द्वारा अंशांकन करना, कैलिब्रेशन करना। तो आपको आज बताया जाएगा कि आप किस तरह से वोल्ट मीटर को दूसरे वोल्ट मीटर की हेल्प से कैलिब्रेशन करते हैं। इसके लिए आवश्यक यंत्र, एपरेटस रिक्वायर्ड। क्या क्या सामान चाहिए? आपको सीरीज टेस्टिंग बोर्ड चाहिए, वोल्ट मीटर MI टाइप 0 to 300 वोल्ट्स एक, जो कि स्टैंडर्ड वोल्ट मीटर है जिसमें कोई एरर्स नहीं है तो वो स्टैंडर्ड वोल्ट मीटर है।
और दूसरा वोल्ट मीटर MI टाइप 0 to 300 वोल्ट्स, जो टेस्ट है, जिसकी आपको टेस्टिंग करनी है, जिसमें एरर्स आपको मालूम करनी है। और एक ऑटो ट्रांसफार्मर चाहिए जो कि 0 to 300 वोल्ट्स वेरिएबल वोल्टेज होगा, कि वोल्टेज को वेरी करते हुए हमें पूरा रीडिंग लेनी है 0 से लेकर 300 वोल्ट्स तक की। ठीक है, अब कार्यविधि प्रोसीजर, चित्र के अनुसार कनेक्शन करें और उसे दोबारा चेक करें। सर्किट को सीरीज टेस्टिंग बोर्ड द्वारा चेक करें। और अगला है मेन स्विच को ऑन करें। ऑटो ट्रांसफार्मर द्वारा वोल्टेज को धीरे धीरे बढ़ाते हुए दोनों वोल्टमीटर्स की रीडिंग प्रेषण तालिका में नोट करें। तो वोल्टेज आपको 0 से धीरे धीरे बढ़ाते हुए 300 वोल्ट तक जाना है, ताकि पूरे स्केल को आप कैलकुलेट कर सकें। दोनों वोल्टमीटर्स की रीडिंग के बीच में ग्राफ बनाएं और त्रुटियां नोट करें और कैलकुलेट करें। अब देखिए ये सर्किट डायग्राम है। इस सर्किट डायग्राम में दो वोल्टमीटर्स हैं, VT जो कि टेस्ट वोल्टमीटर है और दूसरा VS जो कि स्टैंडर्ड वोल्टमीटर है। तो इन दोनों वोल्टमीटर्स को हमने लोड के पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। तो अगर वोल्टमीटर आपके दोनों ठीक हैं तो पूरे रेंज में दोनों की रीडिंग सेम आनी चाहिए। अगर सेम नहीं आती इसका मतलब एरर्स हैं। तो आज हमें यही चेक करना है कि पूरे स्केल पर दोनों की रीडिंग सेम आती है कि नहीं। अगर सेम नहीं आती तो एरर्स हैं। उन एरर्स को ही हमें ऑब्जर्वेशन टेबल्स में नोट करना है और कैलकुलेट करना है। ऑब्जर्वेशन टेबल, तो सबसे पहले हमें ऑब्जर्वेशन टेबल के अंदर स्टैंडर्ड वोल्टमीटर की रीडिंग नोट करनी है, टेस्ट वोल्टमीटर की रीडिंग नोट करनी है और दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करना है, VS माइनस VT। तो इस तरह से VS माइनस VT को आपको नोट करना है। तो हो सकता है कि कई जगह पर VS VT से ज़्यादा हो या VS VT से कम हो। तो त्रुटियां दो तरह की हो सकती हैं, पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर। तो इन त्रुटियों को आपको ग्राफ में प्लॉट करना है। देखिए यहाँ पे ग्राफ बना हुआ है, इसके अंदर एक साइड पे एरर है और एक साइड पे टेस्ट वोल्टमीटर की रीडिंग है। इस ग्राफ की हेल्प से हम मालूम कर सकते हैं कि हमारा जो टेस्ट मीटर है उसके अंदर क्या क्या एरर्स थी। तो उन एरर्स को हम जोड़कर या घटाकर जो एक्चुअल रीडिंग है वो हम मालूम कर सकते हैं। इसलिए हम इस ग्राफ को खींचते हैं। इसके अलावा एक दूसरा ग्राफ है, देखिए ये ग्राफ। इस ग्राफ में हमने क्या किया कि स्टैंडर्ड वोल्टमीटर की रीडिंग और टेस्ट वोल्टमीटर की रीडिंग, इन दोनों रीडिंग्स को हमने प्लॉट कर लिया है। तो अब स्टैंडर्ड हमारे पास हमेशा रहेगा नहीं वोल्टमीटर, तो जब भी हम टेस्ट वोल्टमीटर की रीडिंग लेंगे तो उसके हिसाब से जो स्टैंडर्ड की रीडिंग है वो रीडिंग हम देख लेंगे और हम मानेंगे कि इतनी रीडिंग होगी। तो इस तरह से हम इसमें कैलिब्रेशंस कर लेते हैं और एरर्स को मालूम करते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है कि कैलिब्रेशन आपको पूरे रेंज में करना है, 0 से लेकर 300 वोल्ट्स तक। तो पूरे स्केल पे आप जब कैलिब्रेट करेंगे तब हमारा वोल्टमीटर पूरे स्केल के ऊपर कैलिब्रेट होगा। तो कैलिब्रेशन करने के लिए आपको पूरा स्केल, पूरा जो रेंज है उसको पूरा कैलिब्रेट करना होगा। अब लास्ट में सावधानियां, प्रिकॉशंस। तो क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है? कनेक्शन ठीक वक्त से होने चाहिए। यदि मीटर में शून्य त्रुटि हो तो उसे दूर कर लेना चाहिए। शून्य त्रुटि का मतलब होता है कि मीटर में जीरो एरर, मतलब बिना किसी रीडिंग के भी मीटर कोई रीडिंग शो करता है तो वो जीरो एरर है। तो उसको सबसे पहले मीटर की नीडल को 0 पे लाना चाहिए, तो वो जीरो एरर दूर हो जाएगी। और आखिरी में रीडिंग ध्यानपूर्वक लेना चाहिए। नोट: वोल्टमीटर, एमीटर, वॉटमीटर तथा एनर्जी मीटर को अंशांकन करने के लिए मीटर टेस्ट बेंच का प्रयोग करते हैं। तो जो कैलिब्रेशंस करते हैं उन कैलिब्रेशंस के लिए मीटर टेस्ट बेंच होती है, जिसके द्वारा हम ये कैलिब्रेशंस करते हैं। जिसका चित्र देखिए, यहाँ पे एक चित्र बना हुआ है, डायग्राम मीटर टेस्टिंग बेंच। तो
इस मीटर टेस्टिंग बैच में स्टैंडर्ड मीटर्स लगे होते हैं, साथ साथ सप्लाई भी होती है और लोड को वेरी करने के लिए डिफरेंट लोड्स इसमें लगे होते हैं और वोल्टेज ट्रांसफार्मर्स वगैरह होते हैं ताकि हम ऑटो ट्रांसफार्मर की हेल्प से वोल्टेज को वेरी कर सके। तो ये सारी फैसिलिटीज इस टेस्टिंग बेंच में होती है। इस बेंच में विभिन्न प्रकार के स्टैंडर्ड मीटर्स, वेरिएबल लोड्स लगे होते हैं जिसके द्वारा हम मीटर का अंशांकन सुविधापूर्वक कर सकें। तो ये सारी फैसिलिटीज जो हैं इस मीटर टेस्ट बेंच में होती हैं। तो इस मीटर टेस्ट बेंच की हेल्प से हम सारे मीटर्स को कैलिब्रेट कर सकते हैं। तो ये सब जगह पे मिलना मुश्किल होता है, इसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। तो ये स्टैंडर्ड लेबोरेटरीज में या कॉलेज वगैरह में जहाँ पर की फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं तो वहाँ पर ये इस तरह के टेस्ट बेंच अवेलेबल होते हैं। अदरवाइज़ आपको लैब के अंदर अलग अलग वोल्टमीटर और एमीटर्स लेकर उनको कैलिब्रेट करना होता है। तो आज आपको एक्सपेरिमेंट ये वाला करना है कि वोल्टमीटर को कैलिब्रेट करना है स्टैंडर्ड वोल्टमीटर की हेल्प से और एरर्स को मालूम करके उन पे ग्राफ खींचना है। धन्यवाद।